Hello everyone. Welcome to Anand Service Counseling and Consulting Center. We are working for better future so that you can take another steps towards your journey. Yes, and हमारा ये मानना है कि सक्सेस जो होती है, सक्सेस डिपेंड्स ऑन पैशन, डेडिकेशन एंड योर बिलीफ सिस्टम. जी हाँ, तो आज हम केमिस्ट्री के एक बहुत ही बेसिक चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है ये, उसका ओवरव्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एज ए स्टूडेंट अपने को कवर करने चाहिए. तो चालू करते हैं मोल कॉन्सेप्ट. देखिए, अब इसमें अपन मोल कॉन्सेप्ट की अगर बात करते हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि ये चैप्टर बोर्ड्स में भी है, नीट में भी है, जेई मेंस में भी है और जेई एडवांस्ड में भी ये चैप्टर आता है. तो अपन सारी चीजें कवर करेंगे कि हर एक इनमें से हर एक पॉइंट में किस तरीके का रोल है द चैप्टर द मोल कॉन्सेप्ट का. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है इंट्रोडक्शन ऑफ मोल कॉन्सेप्ट. देखिए, इंट्रोडक्शन में आपको कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस, जैसे कि कुछ लॉज, जैसे कि आपके पास में पहला लॉ हो गया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में आपके पास में अगर और इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आता है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आता है. और अगर इसमें बात करें तो अपने पास में एक तो हो गया लॉज हो गए, जो अपन ने 3 लॉज पढ़े. फिर अगर सेकंड पॉइंट बात किया जाए तो अपन को इसमें पता होना चाहिए एवोगैड्रोज लॉ. एवोगैड्रोज लॉ, ठीक है. तीसरी बात अपन को ये एक और लॉ पता होना चाहिए जो है डाल्टन्स लॉ. हाँ, ये बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है. इन लॉज की अपन को डेफिनेशंस पता होनी चाहिए एकदम वर्ड टू वर्ड. हाँ, आईआईटी जेई में अपन इन चीजों को यूज लेंगे, नीट में भी अपन इस पे बेस्ड कॉन्सेप्ट्स को यूज लेंगे, पर डेफिनेशन एज सच इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो है मोलर मास. हमें ये समझ में आना चाहिए कि मोलर मास क्या है, क्या होता है मोलर मास. मोलर मास की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए और साथ ही साथ अपने को ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैं एक एटम का मास बोलूं और अगर एन एटम्स यानी कि एवोगैड्रो एटम्स का मास बोलूं और उनको अगर मैं ग्राम्स और एएमयूज में लिखना चाहता हूं तो वो किस तरीके से अपन उनको कन्वर्ट करेंगे. ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और सारे के सारे एग्जाम्स, चाहे बोर्ड्स ले लो, चाहे नीट ले लो, चाहे आईआईटी जेई ले लो, हर जगह ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, थर्ड पॉइंट पे अगर अपन आए तो थर्ड पॉइंट अपने पास में है, अपने को वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस समझ में आनी चाहिए. वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस. नाउ सबसे पहली जो बात है इसमें अपने को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज आइडियल गैस. यस, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आइडियल गैस एक ऐसी गैस है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती है. जो एग्जिस्ट करता है वो होती है रियल गैस. तो फिर अपन आइडियल क्यों मान रहे हैं? अपन आइडियल इसलिए बोल रहे हैं ताकि रियल गैस के अपन कुछ ऐसे पैरामीटर्स हटा ले या फिर छुपा ले ताकि अपनी जो कैलकुलेशंस है ना वो इजी हो जाए इनिशियल लेवल पे. तो अपन उन कैलकुलेशन को इजी करने के लिए जो रियल गैस है उनको कन्वर्ट कर लेते हैं आइडियल गैस में. आपको ये स्टेट्स ऑफ मैटर में भी पता चलेगा कि क्या डिफरेंस है एक रियल गैस और आइडियल गैस में. ओके, तो आइडियल गैस अपने को पता होना चाहिए कि एसटीपी पे इसके 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होती है. इट इज 22.7 लीटर. चाहे वो कोई सी भी गैस हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे नाइट्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, हर किसी गैस की अगर एसटीपी पे वो है तो उसके 1 मोल की जो वॉल्यूम होगी वो होगी 22.7 लीटर. ये अपने को पता होना चाहिए. ठीक है, फोर्थ पॉइंट पे आते हैं अपन,
फोर्थ पॉइंट है अपने पास में बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन दे दूं, देखिए बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, अगर मैं आपको एक केमिकल रिएक्शन दे दूं, लेट्स से कि दिस इज रिएक्टेंट कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, बिल्कुल केयरफुली, रिएक्टेंट कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, तो क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि आर और पी ही लिखा हो सकता है कि मेरे पास में यहाँ खूब सारे रिएक्टेंट्स हो और हो सकता है कि यहाँ पे खूब सारे प्रोडक्ट्स हो। तो इन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जो एटम्स होते हैं वो इक्वल होने चाहिए बोथ द साइड्स में। और वो अपन कैसे करते हैं, उस प्रोसेस को अपन बोलते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करते हैं ताकि अपन फर्दर मोल कॉन्सेप्ट को आगे सीख पाए, अपन ये एनालाइज कर पाए कि किस तरीके से मोल कॉन्सेप्ट वर्क करता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपको आपको पता है कि हाइड्रोजन, 2 moles of hydrogen reacts with 1 mole of oxygen and gives, बोलिए, 2H2O, ये मिलता है अपने को। मतलब देखिए यहाँ पे 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट कर रहे थे, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस रिएक्ट कर रहा था। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो 1 है, ठीक है। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस रिएक्ट कर रहा था और अपने को क्या मिल रहा था, 2 मोल ऑफ H2O, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये जो रिएक्शन है बैलेंस्ड है। कैसे बैलेंस्ड है, अगर मैं यहाँ पे इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखता, हटा देता, तो ये बैलेंस नहीं रखती। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 2 into 2, 4 हाइड्रोजन यहाँ पे और एग्जैक्टली 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, एग्जैक्टली 2 ऑक्सीजन यहाँ पे। इस तरीके से बैलेंसिंग की जाती है। और एक केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद में अपने को एक्चुअल आइडिया लगता है। आइडिया किस चीज का लगता है कि अगर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस होते, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस होता, वो रिएक्ट करते तो मेरे को क्या बना के देते, 2 मोल ऑफ H2O, ठीक है। नेक्स्ट चीज पे बात करते हैं अपन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, जी हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट का अपने को एक फेयर इनफ आइडिया होना चाहिए, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पे काफी अच्छे खासे सवाल पूछे जाते हैं, चाहे वो बोर्ड्स हो, चाहे वो नीट हो, और जेई के भी कोई सा भी पेपर हो, चाहे मेंस ले लो चाहे एडवांस ले लो, लिमिटिंग रिएजेंट पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको फॉर एन एग्जांपल बोलूं, आपके पास में मान लो कि ए था एक रिएक्टेंट और एक रिएक्टेंट था बी, और ये दोनों मिलके बना रहे थे सी। अब यहाँ से मेरे को क्या पता चलता है, जैसे कि अभी अपन ने पढ़ा कि 1 मोल ऑफ ए 1 मोल ऑफ बी के साथ में रिएक्ट करके 1 मोल ऑफ सी बनाता है। लेकिन मान लो कि अगर मैं तुम्हें इनिशियली बोल दूं कि यहाँ पे 2 मोल ऑफ ए है और 1 मोल ऑफ बी है, तो क्या अभी भी जो सी होगा वो 2 बनेगा? नहीं, सी अब जो बनेगा वो 1 बनेगा। अगर मैं इसको इनिशियली बोलता हूँ, इनिशियली मोल्स, और इसको मैं अगर फाइनली सिचुएशन बोलता हूँ, तो यहाँ पे इसके 1 मोल बच जाएंगे और यहाँ पे इसके 0 मोल बच जाएंगे। ये बात समझो, क्योंकि एक्चुअली क्या था ना कि ए को मैंने एक्सेस में ले रखा था। मेरे को पता था कि अगर 1 मोल ऑफ बी है और 1 मोल ऑफ ए, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ में रिएक्ट कर जाएंगे। लेकिन मैंने क्या किया, ए को एक्सेस में ले लिया, यहाँ पे 2 मोल्स ले लिया, जबकि बी को कितने मोल्स की रिक्वायरमेंट थी, 1 मोल की रिक्वायरमेंट थी ए के, तो क्या ए का 1 मोल बच जाएगा। अब बी जो है उसको मैं क्या बोल दूंगा कि बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, और ए को अपन क्या बोल देंगे, एक्सेस। ये बात अपने को क्लियर होनी चाहिए। इसी कॉन्सेप्ट पे काफी अच्छे सवाल बनते हैं, और हर एक पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट है जी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंसेप्ट है मिक्सचर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। मिक्सचर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, देखिए ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इनमें क्या होता है कि अज्यूम कर लिया जाता है कि अपने पास में एक कंटेनर था, कंटेनर में अपने को एक मिक्सचर दे रखा था अंदर। अब मिक्सचर किस चीज का हो सकता है, मिक्सचर हो सकता है लेट से कि अपने पास में ए था, बी था और सी था।
ए, बी और सी तीनों यहाँ पे डाल दिए। ए के मोल्स थे N1, बी के मोल्स थे N2, सी के मोल्स थे N3। और फिर बाद में मैंने इनका कुछ ना कुछ रिएक्शन कराया और मेरे को कुछ ना कुछ डेटा क्वेश्चन में दी गई ताकि अपन N1, N2, N3 की वैल्यू निकाल सके। अपने को इतनी डेटा दी जाएगी कि अपन को सब चीजें यहाँ पे पता चल जाए। फिर लास्ट में क्वेश्चन किस हिसाब से पूछ सकता है, अपन से पूछ सकता है कि बताओ कि ए जो था उसका मोल परसेंट कितना था। तो मोल परसेंट बता देंगे अपन कैसे, N1 ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स N1 N2 N3 इंटू 100, क्या ए का मोल परसेंट आ जाएगा। आपसे वेट परसेंट भी पूछ सकते हैं। तो N1 ए का लेट से कि मैं मान लेता हूँ मोलर मास है M ऑफ A, इसका M ऑफ B और इसका M ऑफ C। देखना परसेंटेज वेट ऑफ A मैं पूछ लूंगा इन द मिक्सचर। तो ये कैसे बताएंगे अपन, बहुत ही इजी सी टेक्निक है। सिग्मा, सॉरी नॉट सिग्मा, मास ऑफ A, मास ऑफ A कितना हो जाएगा N1 इंटू MA अपॉन, यहां पे देखना सिग्मा ऑफ N1 MA इंटू 100, ये हो जाएगा सिग्मा ऑफ N1 इंटू MA। समझ में आना चाहिए। अच्छा इसको एक काम करते हैं, इसको भी NA NB और NC लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा NA और ये भी हो जाएगा। देखिए सिंपल सा हो गया, ये अपने को समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो मिक्सचर रिलेटेड प्रॉब्लम्स में अपने को जनरली जो प्रॉब्लम्स आती है वो दी जाती है डिकम्पोजिशन की। आप बहुत बार देखोगे कि कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करा रहे हैं या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का करा रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन करा रहे हैं और बता रहे हैं कि CO2 गैस इवॉल्व हुई थी। यहाँ पे आपकी गैस हुई थी इवॉल्व CO2। अब CO2 का मास आपको बता देंगे, तो CO2 जितनी इवॉल्व होगी उसके हिसाब से अपन A, B और C के बारे में बातें करेंगे। और जैसे ही एक बार अपन A और B और C के बारे में बातें करने लग जाएंगे, अपन यहाँ पे भी आ सकते हैं। ठीक है, ये अपना 6 पॉइंट हो गया। लेट्स कम टू द 7th पॉइंट। 7th पॉइंट है अपना परसेंटेज यील्ड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट परसेंटेज यील्ड। आप सभी बच्चों ने कभी भी रिएक्शन में इस तरीके का पार्ट तो देखा ही होगा कि एक रिएक्शन जा रही है A से B और यहाँ पे लिख दिया 90% परसेंटेज यील्ड। अब इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब है कि A जो है रिएक्शन करके पूरा का पूरा बी में कन्वर्ट तो होता अगर रिएक्शन खत्म होती, लेकिन रिएक्शन खत्म होने पे भी कितना यील्ड दे रही है 90%। यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि अगर इनिशियली ए 100 था तो फाइनली ए यहाँ पे 10 बच जाएगा और 90 यहाँ पे चले जाएगा और ये रिएक्शन ओवर हो चुकी होगी। क्योंकि इस रिएक्शन की क्या प्रॉपर्टी थी, इसकी यील्ड जो थी कितनी थी 90%। अब अगर बात करी जाए, ये बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और जेई मेंस और नीट में तो ये काफी ज्यादा बार पूछा जाता है। परसेंटेज यील्ड और लिमिटिंग रिएजेंट को मिक्स करके इतने अच्छे अच्छे सवाल बनाए जाते हैं, आप लोगों को इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं अपन। परसेंटेज यील्ड के बाद में अपने पास में आता है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। यस, अपन ने ये लॉ ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन भी देखा था। नाउ दिस इज प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का सबसे ज्यादा जो एक्सटेंसिव यूज आता है वो आता है जब आप रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पा रहे। यस, जरूरी नहीं होता कि हर एक रिएक्शन को अपन बैलेंस कर पाए। हर एक रिएक्शन को बैलेंस करना इसलिए पॉसिबल नहीं है, हो सकता है कि रिएक्टेंट्स ही खूब सारे हो या फिर हो सकता है कि प्रोडक्ट्स ही बहुत सारे हो, तो आप बैलेंस करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो उस केस में अपना जो रिक्वायर्ड चीज रहती है उन पे अपन लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। यानी कि अगर मेरे को एक एटम के बारे में डेटा जाननी है तो उस पे मैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन के लॉज लगाऊंगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे KClO3 लेता हूँ तो ये अगर और O2 में हो जाता है डिकम्पोज। अब देखना, और साथ में हो सकता है कि खूब सारे प्रोडक्ट्स और बन रहे हो, अपने को यहाँ पे बैलेंस करना ही नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन का मीन मतलब नो बैलेंसिंग। अब यहाँ पे मैं कैसे कंजर्वेशन लगाऊंगा, अगर मेरे को इसके इनिशियल मोल्स दे रखे हैं N1 N2 और N3, यहाँ पे
इसके N1 मोल्स थे, इसके N2 मोल्स थे, इसके N3 मोल्स थे। तो मैं यहाँ पे एटॉमिक कंजर्वेशन कैसे लगा सकता हूँ? सिंस मेरे को KClO3 के मोल्स पता है, तो मेरे को Cl के मोल्स पता है। मान लो कि मेरे को Cl पे एटॉमिक कंजर्वेशन लगाना है, तो अगर KClO3 के मोल्स पता है तो Cl के मोल्स पता है। यहाँ पे भी सिर्फ एक ही जगह मेरे को Cl दिखाई दे रहा है, KCl में। तो N2 अगर मेरे को पता है, यानी कि KCl के मोल्स पता है, तो फिर मेरे को Cl के मोल्स अगेन पता है। तो मैं प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन इसमें इस तरीके से लगा सकता हूँ। देखना N1, अगर N1 मोल्स ऑफ KClO3 है तो Cl के कितने मोल्स होंगे? into 1 इज इक्वल्स टू N2 into अगेन। अभी 1 दिख रहा है तो बहुत इजी दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे अपन और फर्दर पढ़ते जाएंगे या फिर इसकी डेप्थ में जाएंगे, अपने कोई रिएक्शन हो सकता है मल्टीपल वेरिएबल्स देखने को मिले। अगर 2 वेरिएबल्स आपको सॉल्व करने हैं तो 2 इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। सोचो अगर मल्टीपल वेरिएबल्स हो गए, जैसे यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, तो कितनी सारी इक्वेशंस हो जाएगी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट पीओसी। नेक्स्ट चीज पे अगर अपन डिस्कस करें तो वो है एम्पेरिकल फॉर्मूला। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एम्पेरिकल फॉर्मूला। बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, नीट के पर्सपेक्टिव से, जेई मेंस के पर्सपेक्टिव से हर बार इसमें क्वेश्चन आने के अच्छा खासा चांस होता है। एम्पेरिकल फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एनसीईआरटी में इसका बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन भी दे रखा है, और वही क्वेश्चन मेंस में भी और वही क्वेश्चन नीट में भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं ग्लूकोज की बात करता हूँ तो C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, MF से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर मेरे को इसका एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है EF, तो ये पता है क्या होता है? C×2×O। इस तरीके से स्मॉलेस्ट रेशियो में लेके आ गए। अगर आपको और दिखाना तो यहाँ पे ×6। दिस इज ऑल्सो ग्लूकोज। ग्लूकोज का एक और रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये। अगर मेरे को इसका एम्पेरिकल फार्मूला बताना है तो एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा? CH2O। मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से भी और नीट के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे आते हैं अपन। देखिए, नेक्स्ट चीज जो है अपने पास में है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का नाम डिग्री ऑफ आयनाइजेशन हो जाता है। लेकिन बेसिकली डिसोसिएशन का मतलब कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास में 100 रुपए थे और आपने 40 खर्च कर दिए, तो आपसे दूर कितने चले गए रुपए? 40 रुपए खर्च चले गए, दूर चले गए। तो डिसोसिएट बेसिकली कितने हो गए? 40 रुपए। उसी तरीके से अगर मोल्स में मैं आ जाता हूं, तो मैं यहाँ पे डिसोसिएशन के टर्म्स में बात करता हूँ। अगर एक रिएक्टेंट था और रिएक्टेंट के कुछ मोल्स कम हो गए, तो कितने डिसोसिएट हो गए? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मतलब जितने डिसोसिएट हुए अपॉन जितने इनिशियल थे, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो जाएगा। अगर आपको परसेंटेज निकालनी है तो इनटू 100 कर देना। ये बात समझ में आ रही है? दिस इज अबाउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो यस, क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के जेई मेंस और नीट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन, कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट, भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के साथ में एक और टर्म आती है जिसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को मिक्स करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जिस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि O2 की वेपर डेंसिटी क्या है विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो वो अपन बोलते हैं कितनी? 16। विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन बोलने का मतलब, अगर हाइड्रोजन का मोलर मास 2 है और ऑक्सीजन का मोलर मास 32 है, 32, तो O2 की जो वेपर डेंसिटी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 32 डिवाइडेड बाय 2 विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, यानी कि कितनी आ जाएगी? 16। उसी तरीके से अगर मेरे को किसी और एलिमेंट का बताना है, जैसे Cl2 का बताना है, तो Cl2 का मास होता है 71। अगर मैं हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में बताऊं तो ये हो जाएगा 35.5 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। अब इन दोनों को मिक्स करके काफी सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो अपने को एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी
चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे आते हैं। ये एक्चुअली नेक्स्ट और लास्ट चीज है, यहाँ पे देखना है, ये थोड़ा मिससेलेनियस पार्ट है। मिससेलेनियस पार्ट में क्या आता है अपने पास में, एक क्वेश्चन आता है क्लोरोप्लैटिनेट मेथड का, क्लोरोप्लैटिनेट मेथड। दूसरा क्वेश्चन आता है अपने पास में डुलोंग्स एंड पेटिट लॉ, डुलोंग्स एंड पेटिट लॉ। और एक और आता है अपने पास में जिसका नाम है, चलिए ठीक है इतने रखते, डुलोंग्स एंड पेटिट लॉ। तो इन दोनों को अपन को आइडिया होना चाहिए। और आपको बता देता हूँ कि डुलोंग्स एंड पेटिट लॉ से इसी साल जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, और पिछले 3-4 साल में 2-3 बार इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको क्लोरोप्लैटिनेट मेथड भी पता होना चाहिए और डुलोंग्स पेटिट लॉ भी पता होना चाहिए। बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से थोड़ा कम इम्पोर्टेंट बोल सकते हैं, पर जेईई मेंस के पर्सपेक्टिव से काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट है। आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और फॉर्मूला लगाना आना चाहिए। यस, तो इसी के साथ अपन ये बोल सकते हैं कि हाँ, अपन ने एक ओवरव्यू कर लिया है कि जो मूल कॉन्सेप्ट है उसमें क्या क्या टॉपिक्स कवर होते हैं और क्या क्या टॉपिक्स कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर आपको जेईई मेंस 2020 का एनालिसिस दूं तो मूल कॉन्सेप्ट में से फिजिकल केमिस्ट्री में आउट ऑफ 90 टोटली 12 से 13 क्वेश्चंस आए हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 15% क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट से, यानी कि जितने भी पॉइंट्स अपन ने पढ़े हैं उसमें से आते हैं। यानी कि अगर अपन और अगर अच्छे से बात करें तो मेंस में अगर क्वेश्चन आते हैं 25, तो 25 में से 1 से लेके 2 क्वेश्चन मूल कॉन्सेप्ट के आपको देखने को मिल जाएंगे। नीट में आपको 2 से लेके 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। बोर्ड्स का तो अपने को ब्लूप्रिंट पता ही है। ठीक है, चलिए, तो ये तो हो गया डिस्कशन मूल कॉन्सेप्ट के बारे में। आप हमें फर्दर कांटेक्ट कर सकते हैं अपनी क्वेरीज के लिए इन नंबर्स पे, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है। हम आपके लिए 24/7/365 अवेलेबल हैं। आप जब चाहें तब हमें एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, या फिर आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकती हैं, हमारी मेल आईडी है। और जरूर इन सब लेक्चर्स को अटेंड करने के लिए यूट्यूब पे हमारे साथ बने रहें, सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम हैंडल है। टेलीग्राम पे जो कुछ भी हम प्रेजेंट करेंगे उसके बारे में आपको डेटा टेलीग्राम पे हम वापस से दे देंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ गुड डे।